वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आपके साइंस के बुक में जो भी सिलेबस है उसमें से जो बायोलॉजिकल चैप्टर है, मतलब जो भी चैप्टर बायोलॉजी के अंडर आते हैं वो 25 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आपको आएंगे। और ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उनमें से जो एक है ये 9 मार्क्स के लिए होगा। मतलब इस चैप्टर के लिए आपको 9 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में होंगे। तो हम इस चैप्टर को बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। हम कैसे जान सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो जीवित है या नहीं है, मतलब वो जिंदा है या नहीं। If we see a dog running, or a cow chewing a cud, or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. अभी यही पहला क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है कि यहाँ पे हम कैसे जान सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जिंदा है या नहीं है। मतलब हम क्या करेंगे, अगर हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है कि कोई इंसान है और वो रास्ते पे जोर जोर से चिल्ला रहा है, कोई कुत्ता है वो दौड़ रहा है, तो उनकी मूवमेंट को देखकर हमें पता चल जाएगा कि ये जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिंदा है। What if the dog or the cow or the man were asleep? अगर वो सोते हुए दिखाई देंगे तो क्या हमें मूवमेंट दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो फिर हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये जिंदा है या मरे हुए हैं? We would still think that they were alive, but how did we know that? मतलब हमें पता है कि वो जिंदा है, लेकिन हमने कैसे पहचान लिया? We see them breathing एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। और हमने देख लिया कि वो ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें पता चल गया कि ये जो भी लोग हैं, मतलब डॉग है, मैन है, और ये जिंदा है। व्हाट अबाउट प्लांट्स? मगर प्लांट के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, क्योंकि प्लांट तो मूवमेंट नहीं करते, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं, और ना ही उनका जो उनमें जो ऑक्सीजन चेंजेस होते हैं वो विजिबल है, मतलब हमें दिखाई देता है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि प्लांट जीवित है? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से। अगर आप में से कोई ऐसा कह सकता है कि प्लांट ग्रीन दिखाई देते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्लांट जिंदा है। बट वॉट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन? बट ऐसे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं है, ग्रीन के अलावा कोई और कलर है। तो हमें कैसे पता चल जाएगा कि वो प्लांट जीवित है? They grow over time, so we know that they are alive, some will say. कोई ऐसा कह सकता है कि प्लांट जो है वो टाइम के हिसाब से बढ़ते रहते हैं, उनकी ग्रोथ होती रहती है, उनकी हाइट बढ़ती रहती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि प्लांट जो है जिंदा है और जीवित है। In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. इसका मतलब हमने क्या देख लिया कि जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, हो रही है कि नहीं हो रही है, इससे रिलेटेड हमने जान लिया कि सामने जो दिखाई दे रहा है ऑर्गेनिज्म वो जिंदा है। और अगर मूवमेंट नहीं दिखाई दी तो हम उसको जीवित नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। मतलब ऐसे बहुत सारे प्लांट है जिनकी ग्रोथ दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी वो जीवित है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जिनके अंदर ब्रीथ तो चलती रहती है, लेकिन वो मूवमेंट हमें विजिबल नहीं होती, दिखाई नहीं देती। So using visible movement as the defining characteristic of life is not enough. इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मूवमेंट के आधार पर
हमें डिफाइन नहीं कर सकते कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म है और लाइफ है या नहीं, जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा है या नहीं. Movements over very small scales will be invisible to the naked eye movements of molecules. For example, इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और वो बहुत ही छोटे हैं जो कि हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते. Is this invisible molecular movement necessary for a life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. अगर हमने किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से, मतलब किसी वैज्ञानिक से पूछ लिया कि मूवमेंट जो है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ये लाइफ प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट है क्या, ज़रूरी है क्या, तो हमें आंसर मिलेगा यस, ये ज़रूरी है. इन फैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम. अगर हमें इस तरह का आंसर मिल गया कि लाइफ प्रोसेस के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, जो भी वायरस है वो वायरस मूवमेंट नहीं करते. कब तक मूवमेंट नहीं करते? अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स. वो किसी सेल के अंदर नहीं घुस जाते, किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करते, तब तक आपको वायरस की मूवमेंट दिखाई नहीं देगी. एंड दैट इज पार्टली वाई देयर इज अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट. और यही कंट्रोवर्सी है वायरस के बारे में कि अभी तक पता नहीं चल रहा है या ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि वायरस जीवित है या नहीं. वाई आर मोलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ. अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइफ के लिए मोलिकुलर मूवमेंट क्यों जरूरी है. We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. हमने पहले के क्लास में भी सीख चुके हैं आप लोग कि लाइफ प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी बॉडी रहता है वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है. दे कैन हैव टिश्यूज हैव सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम एंड सो ऑन. मतलब जो भी बॉडी है वो जो तैयार होती है उससे पहले आती है सेल्स, और एक सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले जो सेल्स होते हैं उस सेल से बन जाती है टिश्यू, और उस टिश्यू से बन जाता है ऑर्गन, और उस ऑर्गन से बन जाती है ऑर्गन सिस्टम, और उससे बन जाती है पूरी बॉडी. इस तरह का वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर रहता है. They can have tissues have cells have smaller components in them, and so on. Because of the effects of the environment, this organized ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. और ये जो स्ट्रक्चर तैयार होता है क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंडर में नहीं है. अगर एनवायरनमेंट जो अगर ठीक नहीं रहा और उसके वजह से क्या हो सकता है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन भी हो सकता है. इन ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिजम्स विल नो लॉन्गर टू बी अलाइव. अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो गया तो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते. सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स. तो इसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं और रिपेयर करते रहते हैं. सिंस ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम. और ये जो भी सारा स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो भी है वो मॉलिक्यूल्स से शुरू होता है, उसी की वजह से तैयार होता है. और ये जो मॉलिक्यूल जो होते रहते हैं ये हर टाइम मूवमेंट करते रहते हैं. What are the maintenance process in living organisms? Let us explore. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मेंटेनेंस की प्रोसेस होती है वो डिटेल में देखेंगे. अभी आगे का पॉइंट है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस. अब ये लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से है, इसमें क्या होता है. तो फर्स्ट
The maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. अभी मेंटेनेंस का जो भी प्रोसेस है, जो भी फंक्शन है, जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता रहता है, अगर वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं तब भी होता रहता है. इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, अगर आप लोग सिर्फ क्लास में भी बैठे हुए हो तब भी ये मेंटेनेंस का प्रोसेस चलता रहेगा. इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सो रहा है फिर भी मेंटेनेंस का प्रोसेस चलता रहता है. दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन. द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस. अब लाइफ प्रोसेस के अंदर ये क्या होता है कि मेंटेनेंस का जॉब जो है वो परफॉर्म होता रहता है. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. अब मेंटेनेंस माने क्या, जो भी पार्ट डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करना, जो ब्रेक डाउन हुआ है उसको ठीक करना, तो इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मुझे जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग क्रिएचर्स है, उनके अंदर वो एनर्जी कहाँ से आती है, बॉडी के बाहर से. इसका मतलब समझते हैं हम. सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड, अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन. मतलब बॉडी के बाहर से मटेरियल जो आता है, जो भी हम खाते हैं फूड, उसको ट्रांसफर किया जाता है और उस प्रोसेस को कॉमनली हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं. और उसी में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी हम लाइफ प्रोसेस के लिए यूज करते हैं. इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स is to grow, additional raw material will also be needed from outside. अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी ग्रो कर रही है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है वो भी आउटसाइड से लिया जाता है. सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेस आर आल्सो कार्बन बेस्ड. अभी इस अर्थ के ऊपर जो भी लाइफ अभी चल रही है वो कार्बन मॉलिक्यूल के, उसका जो बेस है कार्बन मॉलिक्यूल्स है, मतलब बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स है बॉडी के अंदर वो उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है. और जो भी हमारा फूड सोर्स है, जो भी हम खाते हैं वो भी कार्बन बेस्ड फूड है. डिपेंडिंग ऑन द complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional process. मतलब कार्बन बेस्ड और जो भी कॉम्प्लेक्सिटी हो रहती है कार्बन सोर्स की, उसमें बहुत सारे डिफरेंशिएशन है, तो उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशनल प्रोसेस रहता है. The outside sources of energy could be quite varied, since the environment is not under the control of the individual organisms. अब ये बाहर की जो फूड सोर्सेस है, मतलब बहुत सारे टाइप के फूड्स है, ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, इस तरह का, कोई वेजिटेरियन है, नॉन वेज है, तो बहुत सारे वेरिएशन है. लेकिन एनवायरमेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है. These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for the maintaining living structures. अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी फूड जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड जाता है, वो फूड क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है. मतलब आप अगर खाना खाते हो तो आपके थाली में कम से कम 3-4
पदार्थ रहते हैं अलग अलग प्रकार के, तो आप ये सब खाओगे, उसके बाद क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन करने के बाद बॉडी में एक यूनिफॉर्म सोर्स, मतलब एक जैसा एक एनर्जी लेवल, एनर्जी तैयार की जाती है। और वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी अलग अलग काम के लिए या बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए यूज की जाती है। as well as to the kind of molecules the body needs to grow। और उसी के साथ ही ये किसके लिए इसका यूज होता है, बॉडी की ग्रोथ के लिए। For this, a series of chemical reactions in the body are necessary। अब बॉडी में ये जो फूड का कन्वर्जन होता है एनर्जी में, एक यूनिफॉर्म लेवल, यूनिफॉर्म एनर्जी तैयार की जाती है। और इसके लिए क्या, जो भी रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, जो कि ये जरूरी होते हैं एनर्जी प्रिपरेशन के लिए। Oxidizing reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules। अब मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। For this, many organisms use oxygen sourced from outside the body। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है कि जो एनवायरमेंट से, आउटसाइड से बॉडी में ऑक्सीजन ले लेते हैं। The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources of for cellular needs is what we call respiration। मतलब जो भी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लिया जाता है और उसका यूज किया जाता है, किस किस लिए किया जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए। और सेल्यूलर मतलब सेल के लिए एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस है। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन बॉडी में लिया है उस ऑक्सीजन का यूज किया जाता है फूड ब्रेक डाउन करने के लिए। और उसमें क्या होता है, फूड ब्रेक डाउन करते वक्त एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी है उसका जो यूज होता है वो बॉडी की मेंटेनेंस के लिए होता है और बॉडी के जो भी काम है परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, in the case of single celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of wastage may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। अब यहाँ एक बात समझनी है कि आप लोगों ने सीख लिया है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, और मल्टी सेल्युलर का मतलब होता है जो मेनी सेल से ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, जिनका बॉडी एक से ज्यादा सेल से बनी हुई है। अब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब उनमें आ गया एक एग्जांपल अमीबा। वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, क्योंकि उनके बॉडी में तो एक ही सेल होती है, उसमें तो कोई और ऑर्गेनिजम्स हो ही नहीं सकते। क्योंकि ऑर्गेनिजम्स के लिए हमें क्या चाहिए, टिश्यूज चाहिए। और टिश्यूज कब बनेंगे, जब एक से ज़्यादा सेल आ जाएंगे और एक ही फंक्शन कैरी करेंगे, तब हमें उन्हें टिश्यू बोलते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक ही सेल से बने हुए हैं, इनके अंदर जो गैसेस की एक्सचेंज हो जाती है, मतलब गैस अंदर ले लिया जाए और बाहर छोड़ दिया जाए, और वेस्टेज में बी नीडेड, और इसका बॉडी का अंदर का वेस्टेज है वो भी जरूरी होता है कि बॉडी के बाहर एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं। लेकिन इस बॉडी, उनका जो बॉडी होता है जो एक सेल से बना होता है, ये एनवायरमेंट के कांटेक्ट में जैसे ही आ जाती है तो बॉडी के किसी भी हिस्से से गैस का एक्सचेंज होता है और वेस्टेज बाहर फेंक दिया जाता है। But what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more
कॉम्प्लेक्स। अब ये छोटे वाले जो ऑर्गेनिजम्स है जो एक सेल से बने हुए हैं, इनके लिए ये ठीक है कि ये ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में इनकी बॉडी आ गई और गैसेस एक्सचेंज हो गया, वेस्ट फूड मटेरियल एनवायरनमेंट में फेंक दिया गया और बाहर कर दिया गया। लेकिन व्हाट हैपन्स, ऐसी जो बॉडी साइज है जिनके ऑर्गेनिज्म की बॉडी का साइज बड़ा है और उनकी डिजाइन भी अलग तरह से है, मतलब कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स है। तो इस और ये सारे ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपनी लाइफ प्रोसेस करते होंगे। In multicellular organisms, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environments. अब जो भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उनके अंदर तो बहुत सारे सेल्स हैं और सारी की सारी सेल्स तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आ सकती। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की तरह उनके अंदर डिफ्यूजन या इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आके सारी लाइफ प्रोसेस नहीं हो सकती। We have seen previously how in multiple cellular organisms various body parts have specialized in the functions they perform. हमने पहले आप लोगों ने पहले स्टैंडर्ड में आप लोगों ने लर्न किया है कि जो भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है उनके बॉडी में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर रहते हैं और वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डाइजेशन का काम करेगी, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो ब्लड सर्कुलेट करने का काम करेगी, इस तरह से। We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organism. और आपको पता है कि ये किस तरह से टिश्यूज काम करते हैं, एक ऑर्गन का टिश्यूज का किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन रहता है और वो सारी सिस्टम और ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वेल मैनर्ड रहती है, वेल स्ट्रक्चर्ड। It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissues. तो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि बॉडी के अंदर फूड लेना और ऑक्सीजन लेके उसका जो फंक्शन है वो क्या परफॉर्म करना, इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज ही काम करेंगे। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organisms, while all parts of the body need them. अब जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका बॉडी का स्ट्रक्चर बड़ा है और उस बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स रहते हैं, अलग अलग सिस्टम्स रहते हैं, तो एक ही जगह में फूड और ऑक्सीजन नहीं ले सकते। फूड के लिए अलग सिस्टम रहेगा, ऑक्सीजन के लिए गैसेस एक्सचेंज करने के लिए अलग सिस्टम रहेगा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। This situation creates a need for a transportation system for carrying food and oxygen from one place to other in the body. अब फूड कैरी करना पड़ेगा, ऑक्सीजन कैरी करना पड़ेगा, इसलिए एक सिस्टम होगा बॉडी में, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। When chemical reactions use the carbon source and the oxygen for the energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. अब बॉडी के अंदर अगर एक बार फूड ले लिया तो फूड का तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा, जो बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं उसको यहाँ पे क्या बोल दिया है, बाय प्रोडक्ट्स। जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं
जैसे ऑक्सीडाइजिंग वगैरह, रिडक्शंस वगैरह केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। और जो भी फूड हम खाते हैं उसके अंदर तो कार्बन है, तो वो कार्बन सोर्स जो रहता है उसमें जो प्रोडक्ट, यूजलेस प्रोडक्ट जो बॉडी के लिए जिसका यूज नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट्स भी बॉडी में तैयार होते हैं। और ना ही सिर्फ उसका हम यूज नहीं कर सकते, अगर वो बॉडी में रह गए तो वो जो प्रोडक्ट्स है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। These wastes byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by the process called excretion। और जो भी वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर तैयार रहता है उसको क्या करना पड़ता है, उसको अलग से इकट्ठा करके वो बॉडी के बाहर फेंकना पड़ता है। तो उसके लिए क्या, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन सिस्टम। Again, if the basic rules for the body design in multicellular organisms are followed, a specialized tissues for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to these excretory tissues। अगर हमें अगेन यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसपोरेशन सिस्टम की, क्योंकि सेल के अंदर सेल ने जो भी बाय प्रोडक्ट तैयार किया है, जो भी केमिकल रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट तैयार हो चुके हैं, वेस्ट मटेरियल जो भी तैयार हो चुका है वो एक्सक्रीटरी टिश्यू तक पहुंचाना जरूरी है। लेट अस कंसिडर दिस वेरियस प्रोसेसेस सो इसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। अब ये जो प्रोसेसेस है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये इस सिस्टम का आपको डिटेल में स्टडी दिया है। यहाँ तक चैप्टर आपको समझ में आ गया और आपको इससे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए या समझ में आ गया है तो प्लीज़ बताना। थैंक यू।